आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे शासन व्यवस्था का, जिसमें है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास किस प्रकार रहा है उस पर चर्चा करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी, ये तो प्रथम शताब्दी है, लेकिन ईस्वी यहाँ 64 ईस्वी लिखा गया है, जो मेरे विचार से गलत है। काहे कि नागवंशावली में जो शासन व्यवस्था था वो 84 ईस्वी या 83 ईस्वी में शुरू हुआ था, और फणिमुकुट राय का जन्म प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी में हुआ था। तो जन्मने के साथ ही वो तो शासन नहीं संभालेंगे, इसलिए इनका शासन जो शुरू हुआ था वो 84 ईस्वी या 83 ईस्वी से शुरू हुआ था, और 64 ईस्वी में फणिमुकुट राय का जन्म हुआ था। ये इसका प्रमाण दो जगह है। जो गिरिधारी राम गमझू का नागपुरी लोक संगीत में वर्णन है, और ये जो 64 ईस्वी है ये वीरेंद्र कुमार महतो का किताब जो है उसमें लिखा हुआ है। यहीं से ये गलत तरीका से उतारा गया है। जो सही होना चाहिए वो 84 होगा इसका शासन व्यवस्था, और जन्म इनका 64 ईस्वी हुआ तथा राजा फणिमुकुट राय का इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। तो नाग वंशावली के प्रथम जो शासक हुए वो फणिमुकुट राय हुए। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया था। इसके पहले आप लोग को हम पढ़ाए थे कि मुंडा शासन व्यवस्था, झारखंड की शासन व्यवस्था, उसमें जब मुंडा शासन व्यवस्था खत्म हुआ उसके बाद एक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ जिसका नाम था नागवंशी शासन व्यवस्था। इसके प्रथम जो शासक हुए वो फणिमुकुट राय हुए। यह के बाद स्थापित हुआ। फणिमुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तार करने का प्रयास किया। इसके शासन में पूर्व की ही भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। शासन व्यवस्था तो चेंज हो गया, दूसरा कोई शासन में आ गया, लेकिन इसका जो पौराणिक व्यवस्था था, भूमि का व्यवस्था, कर का व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था, ये तीनों पूर्व की ही तरह रहा, यानी कि मुंडा व्यवस्था का ही चलता रहा। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। जब नागवंशी शासनकाल जो प्रथम शताब्दी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद लंबे समय के बाद जब मुगलों का इस क्षेत्र में आक्रमण हुआ, अधिपत्य हुआ, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं के से नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसे मालगुजारी के नाम से जाने जाने लगा। तो जब मुगल शासन व्यवस्था इस क्षेत्र में आया तो उसको कर देने के लिए एक नया कर व्यवस्था लागू किया जिसको नजराना बोला गया, और वही बाद में कालांतर में चल के मालगुजारी का नाम हो गया। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से एक कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। तो इसके पहले जो था वो शासन व्यवस्था में कर आम रैयत से नहीं लिया जाता था, सिर्फ राजा ही चुका देता था। जबकि बाद के शासन व्यवस्था में जब राजा को कर देना पड़ने लगा मुगलों को, तो अब राज का कर बढ़ गया, जिसके कारण राजा ने व्यवस्था किया कि इसके लिए रैयत से भी कर लिया जाना चाहिए, और उसी कर के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। सब पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जनशाल ने 6000 रुपये की वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। एक हीरा के विवाद के कारण दुर्जनशाल को जहांगीर हीरा पर रखने के कारण उनको छुट्टी किए, और उसके बाद से मुगल शासक ने 6000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। इस भार को कम करने हेतु 6000 रुपया जो मालगुजारी था, इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। इसे वसूलने की जिम्मेदारी पाढ़ा के प्रमुख, जो पहले मुंडा शासन व्यवस्था में थे, उनको प्रमुख मानकी को दिया गया। तो जो पाढ़ा पंचायत के प्रमुख जो हुआ करते थे
हेड तो उसका पढ़ा राजा होते थे, लेकिन उसके जो प्रमुख होते थे वो मानकी होते थे। तो मानकी को पहले की ही भांति उसी व्यवस्था को लाकर जो कर व्यवस्था थी उसको मानकी को दिया गया, और इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइहर कहा जाने लगा। भूइहर कहा जाने लगा। भूइहर कहा जाने लगा। भूइहर छोटानागपुर क्षेत्र में जो लोग आके और जो उरांव मुख्य रूप से जो जंगल को काट के और अपना ज़मीन बनाए उनको भी भूइहर ही कहा जाता है। वो ज़मीन को भूइहरी ज़मीन भी कहा जाता है। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इसके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना पेशकश कहा जाता था। जो अनियमित थी, समय समय पर दी जाती थी, उसको 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ इस क्षेत्र पे, जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद जो झारखंड का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों के नियंत्रण में आने के बाद ये जो क्षेत्र था, झारखंड का जो क्षेत्र था, वो बिहार पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया, और जो मुगल को कर देना था वो बंद हो गया। फोर्ट विलियम को छोटानागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेवारी दी गई। तो जब पटना काउंसिल के अंदर कर आया तो फोर्ट विलियम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको झारखंड क्षेत्र से कर वसूलने का अधिकार दिया गया। 1773 में हिटली को छोटानागपुर का कलेक्टर बनाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसी के तहत 1773 में हिटली जो थे, जेठ हिटली को छोटानागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके। 1780 में छोटानागपुर खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। यानी 3 क्षेत्र को मिलाकर छोटानागपुर का खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन शेरघाटी से किया गया और इसका जो संचालन जो था वो शेरघाटी से किया जा रहा था तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी। तो 1780 में जो कर वसूलने का अधिकार झारखंड में जो व्यक्ति को मिला वो कौन थे? चैपमैन थे। अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। ये पूरे बंगाल क्षेत्र में लागू हुआ था तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। और जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उसके बाद जो नागवंशी राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया, यानी ज़मीन का मालिक उनको बना दिया गया और कर का वसूली वो करेंगे और सरकार को देंगे। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। नागवंशी शासन व्यवस्था, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के कई पद थे और इन पदों में काम करने वाले लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। ग्राम स्तर पर कौन थे? ग्राम स्तर पर महतो, यह गांव का प्रमुख होता था। जो ग्राम स्तर पर महतो जो होता था वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था। भंडारी, यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडार हेतु उत्तरदायी था। तो भंडारी का काम था जो राजा के गांव होते थे उस गांव में जाके खेती करेगा और अनाज का भंडार करेगा, और जो महतो होता था वो गांव का प्रमुख होता था। उसके बाद होगा पढ़ा स्तर पर, ये तो गांव स्तर पर था, ग्राम स्तर पर। उसके बाद आइए पढ़ा स्तर पर, ये थोड़ा ऊपर का स्तर है। ये भूइहर, यह आम जनता से मालगुजारी उछालने के लिए उत्तरदायी था। तो भूइहर का काम क्या था? आम जनता से मालगुजारी वसूलता था। इसे विभिन्न न्यायिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा इसको कई अधिकार प्राप्त थे। न्याय का अधिकार प्राप्त था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। उसके बाद आइए पहान, पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन एवं संचालन हेतु पहान जिम्मेदार था। तो धार्मिक कार्यों के लिए जिम्मेवार व्यक्ति पहान था जो पढ़ा स्तर पर था। उसके बाद राज स्तर पर आइए। राज स्तर पर महाराज, नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया गया। जब नागवंशी शासन व्यवस्था लागू हो गया तो राजा को महाराज बोला जाता था। वो महाराज राज स्तर पर होते थे।
दीवान, यह राज्य का वित्तीय प्रमुख होता था। जैसे वित्त मंत्री अभी भारत सरकार का होता था, उस प्रकार यह राज्य का वित्तीय प्रमुख तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद पांडे पंच द्वारा या पढ़ा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। पांडे जो है, जो भी निर्णय होता था उसको आके आम जनता तक पहुंचाने का काम करता था।